एक शिफ्ट हो रहा है ग्रोथ टू वैल्यू। अब जितनी इस तरह की कंपनियां हैं जो अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, जब स्टॉक मार्केट चलता है तो क्या होता है कि इनके लिए पैसा रेज करना बड़ा आसान होता है। ये बार-बार नया पैसा रेज करते हैं और अपने ग्रोथ प्लान बताते हैं कि हम फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होंगे। बट अभी आज की डेट में क्लियर नहीं है कि किस तरह से ये प्रॉफिटेबल होंगे और मुझे नहीं लगता कि वैल्यूएशन इतने ज़्यादा हैं, अभी वो टूट चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी और टूटने बाकी हैं या फिर बेस्ट केस सिनेरियो में अगर बॉटम भी लगेंगे तो ये चलेंगे नहीं। इनमें पैसा निकल ही रहा है, एग्ज़िट ही हो रहा है। तो मेरी समझ से तो इस तरह की कंपनियों से अभी दूर रहना चाहिए। ओके, तो इस तरह की कंपनियों से दूर रहने की राय फिलहाल आपको दी जा रही है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं और ये व्हाट्सएप के जरिए हमें आया है। हरियाणा से सुषमा जी ने सवाल भेजा है बजाज फाइनेंस पर 30 शेयर्स इन्होंने 6,900 रुपये पे लिए हुए थे। अभी फिलहाल इनको नुकसान हो रहा है, 5,700 के आसपास कारोबार कर रहा है। हालांकि आज हम देखेंगे तो स्टॉक में दबाव आया था, लेकिन निश्चित स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली और 1% ऊपर भी आज के दिन कारोबार भी कर रहा है। सौरभ, आपसे सवाल होगा, सौरभ सिसोदिया से मेरा सवाल होगा, बजाज फाइनेंस पर चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? इनको फिलहाल नुकसान हो रहा है और कितना समय लगेगा कि इनके नुकसान की भरपाई पूरी हो सके और इनके लेवल्स इनको देखने को मिले? चार्ट्स पे क्या दिखाई दे रहा है? बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कभी कोई गिरावट भी आती है तो जब रैली भी आती है वो उसी तेजी से आती है। हालांकि वो तो शॉर्ट टर्म एक पेन बना रह सकता है स्टॉक में, बट आई थिंक 5,500 का जो लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक स्टॉक उसके ऊपर है, आई थिंक स्टॉक एक रैली अटेम्प्ट कर सकता है ऑन द अपसाइड। मार्केट की वीकनेस की वजह से स्टॉक में गिरावट देखने मिली और वो हमने सभी स्टॉक्स में देखा है। तो आई थिंक अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो 5,500 को स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन बने रह सकते हैं। मेरा मानना है कि अगले 1 महीने में स्टॉक 7,000 के लेवल्स भी दिखा सकता है अगर मार्केट में सुधार आया। ठीक है, बजाज फाइनेंस को लेकर ये व्यू अगले दर्शक को जोड़ेंगे। देहरादून से डीएस रावत साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रावत जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मेरे पास पीएनबी के शेयर हैं कम से कम 7,500 के आसपास, 40 रुपए के भाव पे। रावत साहब एक और सवाल आपसे है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कोई और शेयर आपके पास है बैंकिंग स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो? बैंकिंग में नहीं है। और तो आपने पीएनबी क्यों खरीदा? पीएनबी खरीद लिया था, थोड़ा सा कम प्राइस पे था, फिर उसका ये आया था उसका कि ये मतलब अपनी ग्रोथ करेगा, लेकिन ये तब से ये डाउनफॉल ही है। ठीक है रावत साहब, एक गुजारिश है या फिर जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि सिर्फ शेयर भाव नीचे आ जाए तो शेयर नहीं खरीदना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि नीचे आना तो संकेत थोड़ा नेगेटिव होता है कि आखिर शेयर गिर रहा हो तो उसकी कोई वजह होगी और थोड़ा सा हल्की सी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कोई शेयर खरीदने से पहले भी। लेकिन व्यू लेते हैं जैन साहब, पीएनबी आप देखिए अब 30 रुपये के नीचे ये शेयर है। मैं काफ़ी वक्त से इसको ट्रैक कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि इसकी एक रेंज बनी हुई थी 35 से 45 रुपए के आसपास तक की और उसको ये ब्रेक नहीं कर रहा था। अब 30 रुपए से नीचे के आसपास का शेयर है। आज चैलेंजेस ऑलरेडी इस बैंक के लिए बरकरार हैं। ये बताइए कि यहाँ से अब जो रावत साहब ने जिस उम्मीद में शेयर खरीदा है कि यहाँ से चढ़ जाएगा, 40 रुपए पर खरीदा था, क्या लगता है कि इनके भाव भी वापस आएंगे और समय कितना लगेगा? अब देखिए, रकम तकरीबन 30-35% टूट चुकी है और नतीजे जितने हिसाब से आने चाहिए, जैसे और बैंक इम्प्रूव किया है बैलेंस शीट को, पीएनबी उतना नहीं कर पाया। अभी भी नतीजे जो लेटेस्ट क्वार्टर के आए थे वो अच्छे नहीं आए थे। अगर हम प्योर मैट्रिक्स की बात करें तो ऑपरेशनली मुझे नहीं लगता कि पीएनबी कुछ अच्छा कर पाएगा। कोशिश इन्हें यही करनी चाहिए कि एक बड़ी भूल जो हो गई है उसको सुधार इस तरीके से करते हैं कि थोड़ा सा भी जब भी मार्केट अभी जैसे सेंटीमेंट इंप्रूव हो रहे हैं तो 34-35 पे दोबारा आए, जो कि आ भी सकता है, वहां पर निकलने की कोशिश करें। और अगर बैंकिंग में ही पैसे डालने हैं तो जिस तरह से अभी हमने सुझाया, बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा विकल्प है, आईसीआईसीआई बैंक अच्छा विकल्प है। अगर यहाँ पर आप पैसे लगाते हैं तकरीबन 1 से 2 वर्ष के लिए तो आपका जो नुकसान है वो पूरा होने की पूरी उम्मीद है।